और वो मुझे देख पाएँगे, तो हम आपस में इंटरैक्ट कर पाएँगे, राइट? तो द रीज़न बिहाइंड इट कि जिससे आप ज़्यादा अलर्ट होकर के, ज़्यादा अवेयर होकर के और ज़्यादा कॉन्शियस होकर के हम आप इंटरैक्ट कर पाएँ, दैट इज़ द सोल रीज़न बिहाइंड इट। So this is the instruction or information from management side. So you have to start your camera, right? Every one of you. तो आप अपना सिर्फ माइक ऑफ रखेंगे और माइक आप तब ऑन करेंगे जब आपको कुछ मुझसे पूछना होगा या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपने आप को जब जब भी क्लास स्टार्ट हो तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे और ये लाइक कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव टू स्टार्ट योर वेबकैम। तो क्या किया हुआ था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कुछ बताएंगे मुझे? प्लांट किंगडम खत्म कर दिया था, मैं एनिमल किंगडम से स्टार्ट। ओके, सो हमें एनिमल किंगडम स्टार्ट करना था, ठीक है। प्लांट किंगडम में किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो वी आर सपोज टू स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। और देखिए एनिमल किंगडम में बिफोर स्टार्टिंग एनिमल किंगडम, हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर हैप्लॉन्टिक वाली शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइफ साइकिल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो हैप्लॉन्टिक सिंपल सी बात है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसे बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम टाइम कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो हैप्लॉइड स्टेज हो वो रिप्रेजेंट करे। तो देखो जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे, उन एग्जांपल्स में आपने देखा हुआ था कि मैक्सिमम टाइम पे जो ऑफस्प्रिंग है या सॉरी मैक्सिमम टाइम पे जो भी प्लांट है जो दिखाई दे रहा है ना, जो विजिबल है और जो लाइफ स्पान में एग्जांपल के तौर पे किसी भी पर्टिकुलर एल्गी की लाइफ स्पान 20 डेज की है, तो 18 डेज तक आपको सिर्फ हैप्लॉइड दिखाई देता रहेगा। सिर्फ 1 और 2 डेज के लिए डिप्लॉयड स्टेज आएगी। तो आपने देखा कि 90% जो टाइम है उस 90% लाइफ स्पान के टाइम में हैप्लॉइड स्टेज ही रही, राइट? तो ठीक है, वही तो सब लोगों को वीडियो ऑन करना होगा, राइट? ठीक है, तो राइट, तो देखिए सब लोग अपना वेबकैम ऑन कर लेंगे, ठीक है ना? और सभी लोग, मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन है, आप अपना वेबकैम सब लोग ऑन रखेंगे, ठीक है? देखिए, तो अभी क्या है कि व्हाट वी हैव टू डू, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम टाइम पे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल ही प्लांट की दिखाई देगी आपको। तो जो भी आपके लिए प्लांट बॉडी विजिबल होगी वो हैप्लॉइड ही होगा। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना? समझ आया? नहीं आया? साची, आप लोग बताओ। इज इट क्लियर? तो एंड ये सिर्फ मियोसिस के लिए होती है? हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या होगा देखो, उसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है। तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर मान लेते हैं कोई प्लांट है, जैसे सारगेसम ही ले लेते हैं। वो प्लांट है, तो वो हैप्लॉइड है, दिखने में हैप्लॉइड है। अब उसके जब गैमीट बनेंगे तो मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। मेल फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। सिर्फ जाइगोट पूरी लाइफ साइकिल में एक डिप्लॉइड सेल होगी और जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगी। तो यहाँ पर मियोसिस जाइगोट में हो रही, ऐसी मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। और जाइगोटिक मियोसिस कहाँ पे होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होती है। क्लियर है? ओके सर। है ना? अब देखो जैसे आप ये हैं आज की डेट में जितने भी ये पाए जाते हैं ये एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स में मियोसिस कहाँ पे होती है? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। तो ये सब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस होती है ना? और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस। अभी क्लियर है? यस सर। तो देखो बिफोर स्टार्टिंग एनिमल किंगडम हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो बेसिक्स हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे सिमेट्री हमें देखनी पड़ेगी, है ना? तो सिमेट्री हमें देखना पड़ेगा और सिमेट्री के साथ साथ में डिप्लोब्लास्टिक क्या होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती हैं और मीजोग्लिया क्या होता है। तो मीजोग्लिया क्या होता है, वो कौन सी लेयर होती है, किन में पाई जाती है, तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें कुछ देखनी है। तो मैं एक एक करके चीज़ें पहले आपको बेसिक्स बता देता हूँ और दे भी रखा। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, it's my first class today, तो तो फिर से हाँ, ठीक है।
आफिया ना? Yes, तो sir. it's okay, Afia. We are going to start with animal kingdom, right? So this is just starting of chapter. So I think you will get it. So स्कूल में कुछ पढ़ रखा है? Sir, first chapter हुआ है थोड़ा. फर्स्ट चैप्टर पर. ओके. सो हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लाइक 3 चैप्टर्स हम लोग ओवर कर चुके हैं. तो फोर्थ चैप्टर में मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो होप कि आपको समझ में आ जाएगा. और इन केस इफ यू आर लाइक अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट, so let me know, I'll explain you again, है ना, without any hesitation. तो आप शेयर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. तो देखो एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं. एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले, और मैंने पहले आपको क्लासिफिकेशन भी बता चुका हूँ, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया कि क्लासिफिकेशन जो अरेंज किया गया है तो वो किस बेसिस पे अरेंज किया गया है. क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है, मतलब कि उसको एवोल्यूशन के बेसिस पे ही अरेंज किया गया है, राइट. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किस किस बेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले तो समझिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप हेडिंग डाल दीजिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले चीज है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? देख, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब हुआ? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो बॉडी होगी वो ना तो यूनिसेलुलर होगी ना मल्टी सेलुलर होगी. बॉडी कैसी होगी? दैट विल बी दी एक्रीशन ऑफ सेल, सेल्स का कलेक्शन होगा. और जो सेलुलर लेवल पे बॉडी जिनकी ऑर्गेनाइज है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? स्पॉन्जेस. इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, इस बात का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी सेल मिलकर के एक पर्टिकुलर बॉडी को बनाती है, फॉर्म करती है, बट दो सेल्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. मतलब कि स्पॉन्जेस की अगर बात की जाए तो देखिए, अभी हम लोग इसको डिटेल में, तो जैसे ये स्पॉन्जेस का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना. सो दिस इज बॉडी स्ट्रक्चर. स्पॉन्जेस में कुछ सेल पाई जाती हैं जो न्यूट्रिशन का काम करती हैं. अभी हम लोग बात करेंगे, इनको हम लोग कॉलर सेल्स कहते हैं. तो यहाँ पे अंदर एक कॉलर सेल ऐसी होती है, ये अपना अलग फूड इनटेक करती है, अलग न्यूट्रिशन लेती है. दूसरी कॉलर सेल, तो ये जो सेल्स होती हैं दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ऐसा नहीं होता कि इस सेल ने न्यूट्रिशन लिया तो इसको ट्रांसफर कर दिया. सो दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. इस तरह के इसको सेलुलर एक्रीशन कह सकते हैं, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल. तो ऐसे एनिमल्स जो जस्ट सेल्स का कलेक्शन है उन पे हम लोग क्या बोलते हैं? वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. दूसरा क्या हुआ? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो आपस में मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं, है ना. तो टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ये हाइड्रा से स्टार्ट हो जाता है. तो हाइड्रा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. तो यहाँ पर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है ना. तो टिश्यूज फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता. और उसके बाद इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दे हैव ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम आप, मतलब क्या हो गया? मैमल्स. तो मैमल्स में ऑर्गन पाए, इंसेक्ट, इंसेक्ट में ऑर्गन पाए जाते हैं. तो उनमें बॉडी जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द टिश्यू? कौन बता रहा है टिश्यू क्या होते हैं? व्हाट आर द टिश्यूज? Anyone? Collection of the cells which perform the same function. Collection of the cell which perform the same function. ठीक है. देखो, ये सब टिश्यूज हैं, ये सब सेल्स हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हम इनको टिश्यूज कह सकते हैं? मैंने बोला कॉलर सेल है, बहुत सारी कॉलर सेल, सब कॉलर सेल इकट्ठा है और सभी का काम क्या है? न्यूट्रिशन. लेकिन ये टिश्यूज नहीं है. तो टिश्यूज किनको कह सकते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया तो हुआ जो था. joined हो. हाँ, राइट, वेरी गुड साची.
किस चीज से ज्वाइंट हुई है बताओ, पूरी बात बताओ, बता चुका हूं मैं। सेल जंक्शन। राइट। अगर कोई भी दो सेल्स हैं, है ना, अगर वो दो सेल्स प्लांट सेल्स हैं, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, इफ देयर आर, सपोज दैट देयर आर 3 cells, so यहाँ पर these cells are not interconnected with each other, they are just jointed with some cementing material, so they are just jointed with cementing material. We cannot use cell tissue term for them, right? We will call they are the collection of cells, है ना, तो इनको हम कलेक्शन ऑफ सेल बोल सकते हैं, इनको हम कॉलोनी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम टिश्यूज नहीं बोल सकते। अब अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई प्लांट सेल है ना, तो यहाँ पे सपोज दैट प्लांट सेल्स है, तो प्लांट सेल्स आपस में सपोज दैट यहाँ पे 3 प्लांट सेल्स है, 1 प्लांट सेल, second plant cell and third plant cells, and what happens that all these plant cells are interconnected with each other. अब हमें पता है कि प्लांट सेल्स के बीच में जो इंटरकनेक्शंस पाए जाते हैं क्या बोलते हैं उनको? प्लाज्मोडेस्माटा। राइट, उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो अगर सेल्स प्लाज्मोडेस्माटा से इंटरकनेक्टेड है तो अब हम इसे टिश्यूज कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एनिमल सेल में, अब एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं क्या? सेल जंक्शन। राइट, सेल जंक्शन पाए जाते हैं। तो अगर एक से ज्यादा सेल है ना, मोर देन 2 cells, इफ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा और बाय सेल जंक्शंस, मींस देयर प्रोटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस आर प्रेजेंट, देन वी कैन यूज द टर्म व्हाट? टिश्यू। अदरवाइज वी कैन नॉट यूज द टर्म टिश्यू। तो टिश्यू हम कब कह सकते हैं? कि जब 2 से ज्यादा सेल्स हो और वो प्लाज्मोडेस्माटा या फिर प्रोटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस किसी भी दूसरे सेल जंक्शन जैसे जंक्शन से इंटरकनेक्टेड है, तो उनके लिए हम टर्म ये यूज कर सकते हैं क्या? टिश्यू टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, अब देखो इसको आप नोट करते जाइए, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब दूसरा बेसिस क्या क्लासिफिकेशन का? बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, तो पहला बेसिस था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या है? बॉडी प्लान। अब देखो बॉडी प्लान का क्या मतलब होता है ना। तो सबसे पहला बॉडी प्लान क्या है? सबसे पहला तो फिर वही बात आ गई, स्पॉन्जेस, उनमें किसी तरह का कोई बॉडी प्लान नहीं। तो सबसे पहला होता है दे आर जस्ट सेल एग्रीगेट प्लांट, सेल एग्रीगेट प्लांट, है ना। तो दैट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल। इसमें भी वही स्पॉन्जेस आ गए, इनको हमने एक अलग ही कैटेगरी में रखा। तो पहला तो प्लान ये हो गया, दे आर जस्ट मेयरली कलेक्शन ऑफ सेल। बी, सेकंड नंबर पर आता है ब्लाइंड सैक प्लांट। ब्लाइंड ज्वाइन कर सैक प्लांट, है ना। तो क्या होता है ब्लाइंड सैक प्लांट? ब्लाइंड सैक प्लांट का एग्जांपल क्या है? हाँ। हाइड्रा इसका बेस्ट। हाँ बेटा बोलो। बेटा कोई बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है? मेरा कुछ पूछ रहे हो? नो सर। अच्छा देखो, अब ब्लाइंड सैक प्लांट क्या होता है? हाइड्रा में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा पोर पाया जाता है जिससे फूड को इनटेक करता है, और यही पोर होता है जिससे ये क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। तो सिंगल एक पोर पाया जाता है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे आप इसे माउथ कहें, और वैसे आप देखोगे इसके लिए माउथ टर्म भी यूज किया जाता है ना। और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, और इसे प्रोस्टोम भी कहते हैं। प्रोस्टोम, है ना। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टर्म बोलते हैं, तो माउथ ही समझ लीजिए, प्रोस्टोम कहते हैं इसके लिए। हालांकि माउथ टर्म यूज नहीं करते हैं, इसे प्रोस्टोम ही कहा जाना चाहिए, राइट। कहीं कहीं माउथ लिखा होगा, कहीं कहीं प्रोस्टोम लिखा होगा। तो प्रोस्टोम का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर पोर दोनों फंक्शन करे। ये कैसा फंक्शन करेगा? एक तो ये फंक्शन करेगा फूड इनटेक का, है ना। तो फूड इनटेक इसी से होगा, और इसी से दूसरा फंक्शन क्या होगा? दैट इज एक्सक्रीशन। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक प्लांट बोलते हैं, राइट। हाइड्रा में इसी तरह का। तो हाइड्रा क्या करता है? अपने फूड को इसी से लेता है, इसी पोर से लेता है, और इसी पोर से एक्सक्रीशन करने का काम करता है ना। तो इसको हम प्रोस्टोम्स कहते हैं, ठीक है। ये होगा ब्लाइंड सैक प्लांट। तीसरे वो एनिमल पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। ट्यूब
within tube. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, are prostome and osculum the same? नहीं, ऑस्कुलम उसे नहीं कह सकते एक्चुअली. ऑस्कुलम जो पर्टिकुलर हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्पॉन्जेस में. रीजन क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे ऑस्टिया पाए जाते हैं. तो ऑस्टिया मीन्स होता है स्मॉल पोर और ऑस्कुलम मीन्स लार्जर पोर. लेकिन वहां पर सिर्फ वहीं पर हम ऑस्कुलम टर्म यूज करते हैं. लेकिन प्रोस्टोम जो होता है ये माउथ और एनस दोनों के जैसा फंक्शन करता है. ये फंक्शनल माउथ है एक्चुअली. तो दोनों में डिफरेंस है ना. वो तो सिर्फ स्पॉन्जेस में जो बड़ा सा पोर होता है उसको हम किसी भी लार्जर पोर को हम बोल सकते हैं क्या, ये ऑस्कुलम बोल सकते हैं. और किसी स्पॉन्जेस में ऑस्कुलम कई सारे हो सकते हैं, है ना. स्पॉन्जेस की कॉलोनी में बहुत सारे ऑस्कुलम, लेकिन यहाँ पे प्रोस्टोम एक ही होगा, सिंगल ही. ठीक है. Yes, sir. ओके. और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट. अब ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट का क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे फिशेस हो गए. तो यहाँ पर देखो ये कोई फिश हो गई. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कि एक ट्यूब तो हम मान लेते हैं बॉडी वॉल. तो ये बॉडी वॉल इसकी एक ट्यूब हो गई और दूसरी ट्यूब इसके अंदर पड़ी होती है जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इंटेस्टाइन या यूं कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है वो दूसरी ट्यूब होती है. तो हम मान लेते हैं पहली ट्यूब ये इसकी बॉडी हो गई और सेकंड ट्यूब ये हो गई, इसीलिए इसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट बोलते हैं. नोट कर लो. इन दिस काइंड ऑफ द प्लांट, थर्ड वाले, और इसको नोट करते आप जाइए. इन दिस काइंड ऑफ प्लांट, in this kind of plant, two tubes are found. Two tubes are found. First one is, two tubes are found. First one is body wall, and first one is body wall, and second one is, first one is body wall, and second one is digestive canal. And second one is digestive canal. तो यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट में दो तरह की ट्यूब्स पाई जाती हैं. ठीक है. ओके. अब ये तो ये हो गए बॉडी प्लांट्स, है ना. तो पहला हमने देखा बॉडी जो कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे देखा. तो पहला हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड क्या था? बॉडी प्लान. ठीक है. अब देखो थर्ड पे आ जाते हैं. व्हाट इज द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो जो तीसरा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री. अब देखो सिमेट्री में सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या आते हैं? एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल में आपके सबसे पहले आते हैं स्पॉन्जेस. क्या मतलब हुआ? स्पॉन्जेस एक बड़ी सी कॉलोनी में पाए जाते हैं, है ना. तो सपोज दैट ये कोई स्पॉन्जेस की कॉलोनी है ना. यहाँ पे इस तरह से स्पॉन्जेस ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे स्पॉन्ज ग्रो कर गए हैं. ठीक है. ये स्पॉन्जेस हैं. तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से इनको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना. तो इस तरह से इनको किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता. उनको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं. दूसरे होते हैं, है ना, सिमेट्रिकल. अब सिमेट्रिकल में सबसे पहले आते हैं, तो दूसरे होते हैं सेकंड वन सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल वो होते हैं, वो एनिमल्स जिनको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके. तो सबसे पहले सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सिमेट्री आती है, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्री. स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल होता है. इसमें भी देखो, तो यहाँ पे भी स्पॉन्जेस आते हैं और स्फेरिकल सिमेट्री का भी जो आप एग्जांपल देखेंगे, एक स्पॉन्ज, उस स्पॉन्ज का नाम है स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला फुटबॉल की तरह होता है, गोल गोल सा होता है. तो क्या होता है? ये स्फेरिकल होता है. आप इसको किसी भी प्लेन से, कोई भी ऐसा प्लेन है ना, तो आप किसी भी प्लेन से, फ्रंट से, साइड से, अपर से, बॉटम से, किसी भी शेप से आप इसको कट कीजिए, कहीं से भी आप इसको कट करें, आप इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. राइट. यू कैन डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट. तो बट शर्त ये है कि वो जो लाइन पास होनी चाहिए वो इसके सेंटर से पास होनी चाहिए. तो सेंटर से पास होने वाली किसी भी लाइन से आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इस तरह की सिमेट्री को हम स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं.
मतलब इस पे 3D किसी भी प्लेन से, बट शर्त ये है कि वो प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, तो आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हुआ स्पॉन्जिला इसका एग्जांपल, राइट? Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर बुक में जो एनसीईआरटी में जो फिगर बना है, डायग्राम बना है स्पॉन्जिला का, उसमें तो स्फेरिकल सिमेट्री रहने ही है। कहाँ पर? एनसीईआरटी हाँ हाँ, मेरे पास एनसीईआरटी है। हाँ, कहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है? यस सर। किस पेज पे? सर पेज नंबर 49। हाँ, तो यहाँ पे सामने आपको स्पॉन्जिला दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो स्पॉन्जिला ये सिमेट्री में नहीं बना, ये पोरीफेरा में दिया हुआ है ना, ये स्फेरिकल होता है बिल्कुल, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये अकेला ऐसा एग्जांपल है जो स्फेरिकल सिमेट्री का एग्जांपल। बाथिंग स्पॉन्ज इसी को हम लोग बोलते हैं, बाकी स्फेरिकल सिमेट्री का कोई एग्जांपल नहीं, सिर्फ स्पॉन्जिला, वो भी स्पॉन्जेस में, राइट? सर आप स्पॉन्जिला की बात कर रहे हैं या फिर यू स्पॉन्जिला का? नहीं, स्पॉन्जिला की हम लोग बात कर रहे हैं। स्पॉन्जिला के बहुत सारे फॉर्म पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे स्पॉन्जेस। स्पॉन्जिला के बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो स्पॉन्जिला की कुछ स्पीसीज हैं जहां पे स्फेरिकल सिमेट्री, और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी सिमेट्री देखो होती है, उनको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। तो देखिए, तो बाइलेटरल से पहले एक देखते हैं रेडियल। अब देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री, और देखो इसमें अगर ये छोड़ दो एनिमल में, तो वॉलवॉक्स में पाया जाता है। वॉलवॉक्स भी इसका एग्जांपल है, और भी एग्जांपल नोट कर लो। वॉलवॉक्स, कोरल्स, कुछ कोरल्स है, सब कोरल्स नहीं, सभी कोरल्स नहीं, कोरल्स कुछ हैं, कुछ स्पॉन्जिला हैं, कुछ और वॉलवॉक्स सभी होंगे। तो वॉलवॉक्स में स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। बट वॉलवॉक्स यहाँ पे प्लांट है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये एनिमल नहीं है, हमने एल्गी में पढ़ रखा है ऑलरेडी। कोरल्स आर एनिमल, दे आर पॉलिप्स, सिलेंट्रेट होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जब फाइलम पढ़ेंगे तो आपको वहां पे, मैं वहां पे भी सिमेट्री आपको दोबारा फिर से बताऊंगा। अब आते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री का क्या स्पॉन्जिला मतलब? को और क्या कहते हैं आप? मैंने सुना नहीं ढंग से। क्या क्या? सर स्पॉन्जिला को और क्या कहते हैं? आपने कुछ बोला था सर। स्पॉन्जिला, बॉथिंग स्पॉन्ज, इसको भी यूज किया जाता है बॉथिंग स्पॉन्ज के फॉर्म में, और इनमें से कुछ डेड मैन्स फिंगर होती हैं, है ना, डेड मैन फिंगर्स के फॉर्म में भी स्पॉन्जिला पाए जाते हैं। तो अभी मैं जब आपको स्पॉन्जेस पढ़ाऊंगा, तो स्पॉन्जेस में जितने स्पॉन्जेस को जो जो कहते हैं, है ना, उनको जो सेकंड नेम है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डेड मैन फिंगर्स, मैरमेलाइड फिंगर्स, है ना, ये भी इन्हीं को बोला जाता है, स्पॉन्जिला को बोला जाता है। और बाथिंग स्पॉन्ज के फॉर्म में भी इनको यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल के फॉर्म में भी इनको यूज किया जाता है। और बाथिंग स्पॉन्ज में आपके यूस्पॉन्जिया जो आपका दिया हुआ है वो भी यूज होता है। इनके कई सारे नाम हैं, जिसको जो फेमस नाम से बोलते हैं वो मैं आपको लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको नोट करवा दूंगा। ये नीट के एक्चुअली क्वेश्चंस भी हैं कि डेड मैन फिंगर से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेड मैन फिंगर से स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, वो भी इसी को बोलते हैं, स्पॉन्जिला को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? स्फेरिकल और रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस क्या है? देखो, स्फेरिकल और रेडियल सिमेट्री में ये डिफरेंस है। एग्जांपल के तौर पे रेडियल सिमेट्री का अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, स्टारफिश। अब देखो, स्टारफिश जो आपकी होती है, ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। देखिए, तो स्टारफिश को आप सिर्फ डॉर्सी वेंट्रल प्लेन, डॉर्सी वेंट्रल क्या हुआ, दिस वन, तो ये डॉर्सल प्लेन हो गया और ये वेंट्रल प्लेन हो गया। मतलब कि आप डॉर्सी वेंट्रल प्लेन से कहीं से भी कट कीजिए और सेंटर से जाने वाली लाइन, राइट, तो इसके रेडियस से पास होने वाली राइट्स है जो हम काटते हैं। तो जब भी आप रेडियस से पास होने वाली लाइन से कट करेंगे तभी आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। दूसरे किसी प्लेन से, तो प्लेन यहाँ पे फिक्स हो गया, ऊपर वाले में क्या है, प्लेन फिक्स नहीं, आप किसी भी प्लेन से कट कीजिए, लेकिन आप डॉर्सी वेंट्रल कीजिए, आप हॉरिजॉन्टल कट कीजिए, आप ऑब्लिक कट कीजिए, इधर से आप ऑब्लिक कट करो, सामने से ऑब्लिक कट करो, किसी भी तरफ से, बस शर्त ये है कि वो प्लेन कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से। तो स्फेरिकल सिमेट्री में आप कहीं से भी कट कीजिए, अगर सेंटर से लाइन पास हो रही है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में आप उसको किसी भी रेडियस से कट कीजिए, बट वो रेडियस सेंटर से पास होनी चाहिए, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर है?
चलिए नोट कर लीजिए, इसमें आप नोट करते जाइए। इन स्फेरिकल सिमेट्री, in spherical symmetry, body of individual can be divided into two similar half. In spherical symmetry, body of individual can be divided into two similar half by plane passing through their center, by plane passing through their center. Second, radial symmetry. In radial symmetry, animal can be divided. In radial symmetry, animal can be divided into two equal half. Animal can be divided into two equal half by plane passing through their center, from top to bottom, So passing through their center, from top to bottom, passing through their center from top to their bottom. ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब आते हैं तीसरी वाली सिमेट्री। तीसरी सिमेट्री होती है थर्ड सिमेट्री, दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री देखो, बायलैटरल सिमेट्री में कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ एक ही प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनमें बायलैटरल सिमेट्री। इवन ह्यूमंस में भी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको आप एक ही लाइन से, ठीक है ना, तो अब आप ये सेंटर से पास होने वाली कोई लाइन, इस लाइन से इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो इसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री आप एग्जांपल लिख सकते हैं मैमल्स, तो जितने भी मैमल्स होते हैं सब में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मैमल्स, तो मैमल्स में बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सिमेट्री, नोट कर लो। एनिमल कैन बी डिवाइडेड into two equal half. Animal can be divided into two equal half by single plane, तो ये हमारी हो गई तीनों सिमेट्री। अब इनमें से कुछ अलग एक्सेप्शन भी है। एक बाई रेडियल सिमेट्री है जो हम लोग तीनों फोरा में पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है, क्या चीज वो होती है, ठीक है, ओके। अब एक और चीज, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ वो है क्या चीज। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, देखिए। तो फोर्थ में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सिंपल है। अब देखो क्या है कि कभी भी जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो किसी मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म से, है ना, डिफरेंट गैमीट का फॉर्मेशन। तो जो मेल होता है इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यूनिसेलुलर होते हैं, और फीमेल जो होते हैं उनसे
एग का, या जिनको ओवम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन। तो स्पर्म यूनिसेलुलर सेल है और ओवम ये भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, दोनों हैप्लॉइड डिप्लॉइड होते हैं। अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों फ्यूज करके जो, तो दोनों गैमीट हो गए है ना, तो दोनों गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये हैप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड होगा, जाइगोट एक्चुअली डिप्लॉइड। अब क्या होता है देखिए, अब नॉर्मली जाइगोट एनिमल्स में क्या होता है, हमने प्लांट में देखा कि कोई जरूरी नहीं कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट, हायर प्लांट में। अब यहाँ पे इसमें डिवीजन होता है, तो यहाँ पे माइटोसिस होता है। तो माइटोटिक जिसको बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से क्या होता है, एक सेल का बड़ा सा एक कलेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद, काफी सारे माइटोटिक डिवीजन होने के बाद, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। तो ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। तो दिस इज मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब क्या होता है, अभी एम्ब्रियो में सब सेल एक जैसी होती है। अब अलग अलग एम्ब्रियो में, कुछ एम्ब्रियो में क्या होता है कि जितनी सारी सेल्स हैं ये दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो कुछ कुछ में क्या होता है कि ये हमारा जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं वो दो लेयर में डिवाइड है ना। अपर लेयर अलग हो गई और इनर लेयर डिफरेंट हो गई। तो एक ये लेयर हो गई ना, तो यहाँ पर दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपकी बाहर वाली ये वाली लेयर है, आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर में सेल्स पाई जाती हैं, इस आउटर वाली लेयर को हमने क्या कहा, इसे हमने कहा एक्टोडर्म। और इसके अंदर वाली लेयर को हमने क्या कहा, एंडोडर्म। और उसके बाद इन्हीं दोनों लेयर से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एक बात और यहाँ पे एड ऑन करना चाहिए, यहाँ पर ये जो दो लेयर बनी है ना, इन लेयर के बीच में एक लिक्विड जैसी लेयर का भी फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड जैसी है ना लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये लेयर लिक्विड जैसी होती है, फ्री सेल्स की बनी होती है, ये किसी भी तरह की टिश्यूज की बनी लेयर नहीं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रॉपर टिश्यू है, और यहाँ पर बीच में जो लिक्विड जैसा लेयर बन जाती है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लिक्विड जैसी लेयर पाई जाती है, और इस लिक्विड जैसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीजोग्लिया बोलते हैं। मीजोग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मीजोग्लिया का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली बात समझाता हूँ। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं उनमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और उन्हीं 3 ही लेयर से पूरी की पूरी उनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये बाहर हो गई एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के अंदर एक और लेयर बन गई जिसको क्या, ये दूसरी लेयर बन गई, इसको मीजोडर्म, ठीक है। और इस मीजोडर्म के अंदर एक तीसरी लेयर बन गई जिसको हम एंडोडर्म, यहाँ पे एंडोडर्म। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो पहली लेयर हो गई एक्टोडर्म, फिर दूसरी लेयर हो गई मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरी लेयर हो गई एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर से मिला करके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 लेयर से पूरी बॉडी बनती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें 3 लेयर से पूरी बॉडी बनती है। तो नोट कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछिए। सर ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्ली होती है? नहीं, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया नहीं होती, मीजोडर्म होती है उसमें। ओके सर।
नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसी में, इसके अंदर एम्ब्रियो ऑफ पोरीफेरा, embryo of porifera and cnidarians, embryo of porifera and cnidarians have two germinal layer. Embryo of porifera and cnidarians have two germinal layer. That's why their embryo are diploblastic. That's why their embryo are diploblastic. Full stop. The embryo of, next point है, the embryo of other animal from platyhelminthes onward. From, मैं लिख देता हूँ platyhelminthes की स्पेलिंग PLATYHELMINTHES. ठीक है, the embryo of platyhelminthes onward are triploblastic in nature. ठीक है, एक और चीज, one last thing, that is also a tool of classification. देखिए, segmentation of body. अब क्या होता है, मेरी बात को बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेगमेंटेशन का मतलब क्या? सेगमेंटेशन का मतलब है ऐसे कि एक तो होता है, पहला होता है मेटामेरिक और ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिक और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिक और ट्रू सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है, अब ये पाया जाता है एनालिडा में, मतलब आर्थ्रोपॉड में, आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट्स वगैरह में। अब इनमें मेटामेरिक से, इसका मतलब क्या हुआ? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक्सटर्नली अगर बॉडी देखेंगे, तो अगर हम लोग बाहर से इनकी बॉडी देख रहे हैं, तो बाहर से बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। तो अपर सरफेस से अगर हम लोग देखेंगे, तो बॉडी कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है ना। और ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, इनको मेटामियर्स कहा जाता है। तो बाहर से बॉडी दिखाई देगी सेगमेंटेड है। अब अगर बॉडी को लेटरल सेक्शन कट किया जाए, अंदर से भी कट किया जाए, तो भी अगर आप साइड से बॉडी को देखोगे और उस बॉडी को कट करोगे, तो भी क्या होगा, साइड से भी आपको दिखाई देगी कट करने के बाद कि बॉडी अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है ना। इनको मेटामियर्स कहते हैं। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी और इंटरनल सेगमेंटेशन। आपने देखा होगा कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन में जो कार्गो ट्रेन्स होती हैं ना, कार्गो ट्रेन जैसे देखा होगा आपने, जो कोयला लद करके जाता है कोई, जिनको मालगाड़ी बोलते हैं, तो ट्रू सेगमेंट, उनमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है। उसमें हर सेगमेंट, हर कंपार्टमेंट अलग अलग होता है ना। तो वो क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा क्या होता है, अब आप मेट्रो को देखो, या आप ये जो पैसेंजर ट्रेन होती है उनको देखोगे, बाहर से दिखाई देगा कि अलग अलग बोगियां लगी हुई हैं, आप अंदर जाओगे सब इंटरकनेक्टेड है ना। तो वो क्या है, वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, वो क्या है, स्यूडो सेगमेंटेशन है। बाहर से दिखाई देता है कि ऑर्गेनिज्म कई सारे सेगमेंट में बॉडी डिवाइडेड है, अंदर से वो डिवाइडेड नहीं, अंदर से सेगमेंट सब क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं।
मेटा स्यूडो मेटामेरिज्म में क्या होगा, आप एक्सटर्नली देखोगे तो आपको बाहर से ऐसे दिखाई देगी, तो बाहर से आप देखोगे तो बाहर से आपको दिखाई देगी, ये बाहर से बॉडी इस तरह से बॉडी में ऊपर से सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरनली आप देखोगे तो इंटरनली इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता, इंटरनली ये सेगमेंट जो होंगे ये इंटरकनेक्टेड होंगे, ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक। तो इस तरह की, अब ये जो सेगमेंट्स है, तो यहाँ पे हमने जो जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है उनको मेटामेर्स बोलते हैं, और इनको हम प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। इन सेगमेंट्स को बोला जाता है, इनके लिए जो टर्म यूज करते हैं इनको बोलते हैं क्या, प्रोग्लॉटिड्स। तो जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, आप देखोगे कि प्रोग्लॉटिड से रिप्रोडक्शन भी होता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में एक इसका मेंबर है जिसको हम बोलते हैं हुक वॉर्म, रादर देन हुक वॉर्म इसको बोला जाएगा टेप वॉर्म बोलेंगे, है ना। तो इसमें हुक भी पाए जाते हैं, टेप वॉर्म। तो टेप वॉर्म जो होता है उसमें स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, बाहर से बॉडी सेगमेंटेड दिखाई देती है, इंटरनली बॉडी सेगमेंटेड नहीं दिखती। क्लियर है भाई? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर जो मेटामेर्स है उसमें जैसे एक्सटर्नल जो कट दिख रहे हैं वो बोल रहे हो? हाँ राइट, वो एक्सटर्नल जो कट दिखाई देते हैं वो इंटरनल भी होते हैं, ओके सर। ठीक है। और स्यूडो वाले में क्या होगा, एक्सटर्नल तो कट दिखाई देंगे लेकिन इंटरनली वो क्या है, इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो ये थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक और चीज, वन लास्ट, है ना, एक काम करो इसमें लिख लो, इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन external division of body, external division of body, external division of body corresponds to, external division of body corresponds to internal division. External division of body corresponds to internal divisions. Full stop. It occurs in 3 phylum: Annelida, Arthropoda and Annelida, Arthropoda and Chordata, इन्हीं में पाई जाती है, Annelida, Arthropoda and Chordata. Next, pseudometamerism. Pseudometamerism is false segmentation. Pseudometamerism is false segmentation. It is found in tapeworm. Sir, could you please repeat this point? Pseudometamerism is false segmentation. Pseudometamerism is false segmentation. It is found in tapeworm. Full stop. The proglottids are external segmentation only. The proglottids are external segmentation only. They do not have internal segmentation. ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, एक चीज और बताना चाहूंगा। सीलोमिक कैविटी क्या होती है या बॉडी सीलोमिक क्या होती है ना, समझिएगा। व्हाट इज सीलोमिक कैविटी, व्हाट इज सीलोमिक। अब देखो क्या है कि जैसे मैं आपको ह्यूमन बताता हूँ, तो ह्यूमंस में आप देखोगे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में बाहर क्या है, मसल्स है हमारी बॉडी में, फिर उसके अंदर क्या, पहले स्किन है, फिर मसल्स है, फिर बोन्स है, उसके अंदर एक जगह है, स्पेस है ना। ये देखते हैं, ये हमारा पूरा वाला बॉडी का पार्ट, इसके अंदर एक स्पेस है।
उस स्पेस में हमारे लंग्स फिट हैं, हमारा हार्ट फिट है, हमारी स्प्लीन फिट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिट है, एवरी डैम काइंड ऑफ थिंग इज फिटेड ओवर देयर। बहुत सारी ग्लैंड्स फिट हैं। अब क्या है कि वो सब ग्लैंड वैंड जो जितना सिस्टम है और हमारी बाहर की जो लेयर, इसके बीच में एक जगह है, उसको हम सीलोम कहते हैं। उसके लिए टर्म यूज करते हैं सीलोम, है ना। और ये जो जगह है, इस स्पेस को सीलोमिक कैविटी कहते हैं। और इस सीलोमिक कैविटी में कहीं एयर नहीं है, ये खाली जगह नहीं है। हम उसको क्या बोलते हैं, वो जो सीलोमिक कैविटी है, उस पर्टिकुलर सीलोमिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, राइट। तो वो जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये सब ऑर्गन फिट होते हैं, राइट। और इस कैविटी को हम सीलोमिक कैविटी कहते हैं, राइट। तो सीलोमेट्स क्या होते हैं? तो जिनमें ये कैविटी पाई जाती है उनको हम लोग सीलोमेट्स बोलते हैं, और जिनमें कैविटी नहीं पाई जाती उन्हें क्या बोलते हैं? एसीलोमेट्स कहते हैं, राइट। ठीक है, नोट करो। द एनिमल्स, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूं, फिर नोट कराता हूं। एनिमल सीलोमिक कैविटी, देखो यहाँ पर क्या है, अब आप देखेंगे कि ये एक्सटर्नल बॉडी कैविटी हो गई ना, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, है ना। उसके अंदर आप देखेंगे सबसे बीच में क्या है, ये ऑर्गेनिज्म का क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। बीच में आप देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल है। और एलिमेंट्री कैनाल और ये मीजोडर्म के बीच में एक क्या है, ये इंटरकनेक्शन है, इसको मेजेंट्री बोला, है ना। और इसके बीच में क्या है, एक स्पेस है, इसको हमने सीलोम कहा, राइट। तो ये जो स्पेस है, ये तो बीच में आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ऑर्गन हो गए, और यहाँ पे किनारे किनारे एक लेयर हो गया, और इसके बीच में जो स्पेस है इसको सीलोम कहा। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड। एक और बात, ट्रू सीलोम जिनमें पाई जाती है, सीलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, है ना। तो सीलोम क्या किससे लाइंड होती है, तो सीलोम चारों तरफ से किससे लाइंड है, मीजोडर्म से लाइंड, हमने देखा ही हुआ। और इसका यहाँ पे यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, इट हैव सीलोमिक फ्लूइड, है ना। तो डायग्राम आपको ये बनाना होगा, अगर आपके स्कूल में पूछा था, नोट कर लीजिए। द एनिमल्स which possess the animals which possess true coelom, the animals which possess true coeloms are called coelomate. The animals which possess true coelom are called coelomate. Full stop. The true coelom is a body cavity. True coelom is a body cavity which arise from mesoderm, which underline करेंगे, arise from mesoderm। तो सीलोमिक कैविटी कहां से राइज होती है, मीजोडर्म से राइज। फुल स्टॉप। और नेक्स्ट पॉइंट, सीलोम इज filled with coelomic fluid which is secreted by peritoneum, which is secreted by peritoneum। कोई बता सकता है क्या पेरिटोनियम क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज पेरिटोनियम? पता नहीं। पता नहीं अच्छा ठीक, चलो कोई नहीं। देखो अभी हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ते हैं ना टिश्यू सिस्टम, तो आपको समझ आता है। हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर क्लोज होता है, एक मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम की बनी हुई मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्लोज होता है।
उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसमें हार्ट फ्लूइड करता है और उसी में पंपिंग करता है। वरना आप सोचिए हमारा हार्ट 1 लाख बार दिन में धड़कता है, 1 लाख बार पंपिंग करता है। अगर 1 लाख बार वो फैलेगा और सिकुड़ेगा तो अब आप सोचिए कि इतना फ्रिक्शन लगेगा कि उसकी दीवारें वॉल्स फट जाएंगी। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या है कि एक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उसके अंदर हार्ट हमारा भरा हुआ है ना, क्लियर है? तो वो एक कैविटी हो गई। इसी तरह से हमारा जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स भी इसी तरह की एक लेयर से कवर्ड होते हैं, उनके अंदर लिक्विड भरा होता है और उसमें वो लंग्स क्या होता है, फैलते और सिकुड़ते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करने का। ये जो ये एपिडर्मिस की बनी हुई, सॉरी एपिथेलियम की बनी हुई जो लेयर है, इन लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो ऑर्गन के ऊपर जो एपिथेलियम की बनी हुई कवरिंग होती है, उन कवरिंग्स को पेरिटोनियम कहा जाता है। राइट, समझ आया? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखिए, जैसे हमारा हार्ट है, समझिए मेरी बात को, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा हार्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा इस तरह का हार्ट होता है और ये हमारा हार्ट हो गया। अब हार्ट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने क्या किया है, उसने क्या किया कि बोला भैया इसको एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए, तो एक पाउच के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, और पाउच के अंदर लिक्विड भर दिया, बोला इसमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, तो जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं लगता है ना। और आप कहते हो ये जो लेयर बनी हुई है, पाउच जो बना हुआ है, इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं हार्ट के लिए, जो हार्ट के बाहर, इसको नाम क्या दे दिए, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन। इसी तरह से हमारे लंग्स हो गए, लंग्स भी क्या है, ये भी फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, है ना, तो इन्हें क्या किया गया, बोला कि एक मेम्ब्रेन में इसको क्लोज करो, इनको भी क्लोज कर दिया गया। आप ये भी एपिथेलियम की बनी हुई है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्लूरा कहते हैं, इसको आप प्लूरा कहते हो, है ना। अब प्लूरल से प्लूरल फ्लूइड सिक्रीट होता है, पेरिकार्डियम से क्या होता है, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट होता है। ये जो सब मेम्ब्रेन है, जो बाहर से ऑर्गन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। अब समझ आया? these all membranes are commonly called peritoneum, and these membrane have glandular epithelium। तो ये एपिथेलियल लेयर यही क्या करती है, सीलोमिक फ्लूइड को या लिक्विड्स को सिक्रीट करने का काम करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया पेरिटोनियम? यस सर। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिए, द एनिमल्स which do not have the animals which do not have coelomic cavity। नेक्स्ट पॉइंट है the animals which, तो पहले हमारे कौन से, पहले हमारे सीलोमेट थे, coelomates। the animals which do not have coelomic cavity, they are called acoelomates। the animals which do not have coelomic cavity, they are called acoelomates। एक और नोट कर लो, स्यूडोसीलोमेट क्या होता है, स्यूडोसीलोमेट, है ना। तो तीसरे होते हैं स्यूडोसीलोमेट, नोट कर लीजिए, द एनिमल्स वेयर coelomic cavity, The animals where coelomic cavity is not derived from, coelomic cavity is not derived from mesoderm, rather it is derived from blastocele, of embryo, एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी होती है, उसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, rather derived from blastocele of embryo is called, are called pseudocoelomate, example roundworm,
तो ये सब क्या थे? दीज ऑल वर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ आया भाई? यस सर। ठीक है, तो अलविया समझ में आया? यस सर। आपकी पहली क्लास है क्या? आपकी फर्स्ट क्लास है? जी। अच्छा ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, सब लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार मतलब नेक्स्ट क्लास से सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे, राइट? ये मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन है ना? तो नेक्स्ट टाइम आप लाइक अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर करके रखिएगा जिससे कि आप वीडियो कंफर्टेबली ऑन कर पाए, राइट? ठीक है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड ऑन करना पड़ेगा वीडियो, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्लीज। अभी तो मे भी हो सकता है कि आप यू आर नॉट इन दिस पोजीशन टू ऑन योर वीडियो, सो आई डू एग्री विद दिस कि दिस इज फर्स्ट टाइम वेयर वी हैव सेट टू ऑन वीडियो, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आप अपना अरेंजमेंट ऐसे रखिएगा कि आप वीडियो ऑन कर सकें, ठीक है? अब देखो, तो सबसे पहले अब एक एक करके फाइलम स्टार्ट किया जाए, है ना? तो सबसे पहला जो हमारा फाइलम है वो है पोरीफेरा, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग फाइलम, अच्छा फाइलम का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, चलो अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में आपको, क्लासिफिकेशन तो आपको बता चुका हूं ना लास्ट क्लास में, कैसे कैसे? हाँ जी, क्या नहीं बताया? बोलो बोलो जल्दी बताओ, क्विक। यस सर। देखो मैं चलो फिर से बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, अगर नहीं बताया तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले डिवाइड किया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर लेवल पे जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले आए पोरीफेरा, ठीक है ना? फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बाकी सब में पाया जाता है, तो टिश्यू लेवल में यहाँ पे नो बॉडी कैविटी, है ना? सीडोसिलोम पाई जाती है, ट्रूसिलोम। तो जिनमें कोई बॉडी कैविटी पाई मतलब एसिलोमेट है, तो उसमें कौन आते हैं? सबसे पहले आपके आ गए सिलेंट्रेटा, दूसरे नंबर पे। अब इनको निडेरियंस कहा जाता है ना? फिर तीसरे नंबर पे प्लैटीहेल्मिन्थेस, है ना? इन्हें प्लैटीहेल्मिन्थेस ही कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गए एसिलोमेट। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट, अभी अभी मैंने आपको कहा राउंड वॉर्म, तो ये आगे चौथे नंबर पे निमेटोडा। उसके बाद ट्रूसिलोम जिनमें पाई जाती है। अब जो ट्रूसिलोम वाले हैं इनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना? तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आप दो पार्ट में ना डिवाइड करें, ठीक है? फिर आते हैं पांचवें नंबर पर एनेलिडा, छठवें नंबर पर मोलस्कन्स आते हैं, सातवें नंबर पर ऑर्थोपोडन्स आते हैं, फिर 8 इकाइनोडर्मेटा एंड 9th वन कॉर्डेटा। इनके बीच में, है ना, एक चीज यहाँ पे मिसिंग, ठीक है? ये इसको हम 9th ना कहें तो 9th एक दूसरे को कहेंगे। एक यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, मतलब ये सब क्या है, जितने सारे हैं कॉर्डेटा के अलावा बाकी सब क्या है, नॉन कॉर्डेट, ठीक है? और नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में आते हैं हेमिकॉर्डेटा, 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 है ना? और उसके बाद में 10th वन इज कॉर्डेटा, नोट कर दीजिए। क्लियर है? डन। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस हमने पढ़ा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा से स्टार्ट देखिए, तो पोरीफेरा की हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। देखो पोरीफेरा में सबसे पहले आते हैं आपके स्पॉन्जेस, तो मैं आपको स्पॉन्जेस दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये स्पॉन्जेस में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, पूरी स्पॉन्जेस की बॉडी आप समझिए। सबसे बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है ना? एपिडर्मिस के बाहर ये ऊपर की तरफ जो मेन जो पोर है, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, है ना? तो ऑस्कुलम सिर्फ एक पाया जाता है, और इसमें छोटे छोटे, है ना, यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं, देखो जिनसे वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है?
इनको ऑस्टिया कहते हैं। तो बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है, या ऑस्टिया तो प्लूरल वर्ड होगा, ऑस्टियम कहेंगे सिंगुलर वर्ड होगा, ऑस्टिया या आप कह सकते हैं ऑस्टियम। तो ऑस्टियम सिंगुलर हो गया, ऑस्टिया मतलब बहुत सारे पोर पाए जाते हैं। इन ऑस्टिया से वाटर अंदर की तरफ जाता है, बीच में जिस कैविटी में वाटर भर जाता है और इससे वापस निकलता है, तो इसको इस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर इसके बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसमें स्पाइन्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। स्पाइक्यूल इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब देखिए ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो बाहर स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस पाए, अंदर की जो लेयर पाई जाती है उसमें इस तरह से ये बॉटल नेक टाइप के या यूं कहें कि ये पिचर टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम कॉलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम कॉलर सेल्स कहते हैं, कॉलर सेल, है ना, या इन्हीं को कोइनोसाइट सेल्स भी कहा जाता है, राइट। तो अब आप देखिए कोइनोसाइट सेल, देखिए इनको कहा जाता है कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल कहा जाता है। इनमें ये बाहर कॉलर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये एक फ्लैजिलम पाया जाता है। फ्लैजिला को ये रोटेट करते रहते हैं जिससे फूड के पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं, और ये कोइनोसाइट सेल क्या करती हैं, अमीबा की तरह इसको खा लेती हैं, राइट। तो इस तरह से ये डाइजेशन का काम करती हैं। तो कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल्स का क्या काम होता है, ये मेनली डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, राइट। इन सेल्स का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, हर सेल अपना इंडिविजुअल फंक्शन करता है। क्लियर है भाई? Sir, do pitcher plants also have blind sac plan? पिचर प्लांट, हाँ मतलब, लेकिन वो तो प्लांट हो गया ना, वहाँ हम लोग ये प्लांट यूज नहीं कर सकते, ये एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। वी कैन से दैट इज ब्लाइंड सैक प्लांट, बट ये जो प्लांट्स बॉडी प्लांट्स होते हैं ना, ये एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, वो प्लांट, ठीक है। Okay, sir. क्लियर है भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, एक डायग्राम और दिखाऊंगा, वेट। ये एनाटॉमिकल डायग्राम है, इसको भी देखिए आप। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एनाटॉमी है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। अब देखो यहाँ पे ये बड़े वाले पोर को मैंने कहा आपको हम ऑस्कुलम कहेंगे, और ये छोटे छोटे पोर इसमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये छोटे छोटे पोर दिखाई, देखो इनको हम ऑस्टिया कहते हैं, इन पोर को ऑस्टिया कहते हैं, पोर को ऑस्टिया कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मल सेल की बनी हुई, ये देखिए सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मल सेल की, बीच में वो अमीबॉइड सेल्स है ना। तो हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, इनमें जो बीच वाली लेयर होती है वो लिक्विड की तरह होती है, अमीबॉइड सेल की बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, है ना। तो ये मीजोग्लिया की बनी होती है ना। इसके अंदर की तरफ तो ये वाला जो बाहर एपिडर्मिस किसके बनी है, इट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। तो एपिडर्मल लेयर जो बनी है वो एक्टोडर्म से बनी है, ठीक है, बीच में मीजोग्लोइया लेयर है, और ये कॉलर सेल किससे बनी होंगी, एंडोडर्म से, एंडोडर्म, है ना। हो गया डिप्लोब्लास्टिक। और एंडोडर्म में कौन पाई जाती है, कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन इनका फंक्शन है। क्लियर है भाई? सर इसमें जर्मिनल लेयर वो मेसोडर्म ही होगी। क्या क्या? सर जो डिप्लोप्लास्टिक में मेसोडर्म होती है जर्मिनल लेयर। हाँ, जर्मिनल लेयर मीडोडर्म होगी, बिल्कुल जर्मिनल लेयर। इनका रिप्रोडक्शन में आपको, मेरे पास एक रिप्रोडक्टिव डायग्राम है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, नोट कर लिया सबने? वन मोर, एक और डायग्राम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस में कैसे होता है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये देखिए। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल्स रिलीज स्पर्म, है ना, एंड पुश्ड बाय कॉलर सेल आउट ऑफ ऑस्कुलम। तो मेल जो होते हैं इनमें मेल फीमेल अलग अलग है, ठीक है। तो मेल ने क्या किया, स्पर्म रिलीज कर दिए वाटर में, है ना। तो करंट डिस्पर्स स्पर्म, करंट जो होती है इससे स्पर्म डिस्पर्स हो गए, द स्पर्म फर्टिलाइज एग विद इन द फीमेल स्पॉन्ज एंड लार्वा डेवलप। यहाँ पे फीमेल स्पॉन्ज है, इस पे स्पर्म गए, स्पर्म जो है ये एक्सेल हो गई, है ना, एक्सेल अब क्या फर्टिलाइज हो गई। फर्टिलाइज होने के बाद क्या हुआ, एक्सेल जो होती है वो डिवाइड करना शुरू करती है, लार्वा बन जाता है। लार्वा इसका इस तरह का होता है, और ये क्या करता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। लार्वा रिलीज हो जाता है ना, लार्वा रिलीज एंड यूजेस द सिलिया। तो लार्वा में कुछ सिलिया पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से स्विम करता है, सुटेबल लोकेशन पे जाने के बाद अटैच हो जाता है और नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करता है।
क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मीजोग्लोइया वाली जो लेयर होती है यहीं पे यहाँ यहीं पे क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक, कुछ कैरेक्टर्स नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्पॉन्जेस पाए कहाँ जाते हैं। स्पॉन्जेस कभी भी विच ऑफ क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन स्पॉन्जेस आर नॉट फाउंड। उसमें उसका आंसर था अटलांटिक ओशन। सिंपल है, ओशन नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोल्ड वाटर में कभी भी स्पॉन्जेस नहीं पाए जा सकते, स्पॉन्जेस हमेशा वार्म वाटर में पाए जाते हैं। तो अटलांटिक ओशन में तो कभी, आर्कटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इनमें कभी भी स्पॉन्जेस हो ही नहीं सकते। स्पॉन्जेस थ्राइव ओनली ऑन वार्म वाटर। तो ये हॉट वाटर में, ये कोल्ड वाटर में नहीं पाए जाते, ये वार्म वाटर में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए स्पॉन्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर के आसपास ही है। ये मेनली पाए जाते हैं कहाँ पर, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में, मतलब पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। नोट करिए, all are aquatic and mostly marine. All are aquatic and mostly marine. They are rarely freshwater animal. They are rarely freshwater animal. They are rarely freshwater animal. Full stop. Sponges are sessile animal. शायद मैंने आपको टर्म बताया होगा, स्पॉन्जेस आर, पता है सेसाइल क्या होता है? स्पॉन्जेस आर सेसाइल एनिमल्स, तो बता सकता है? सर दे कांट मूव। राइट, दे रिमेन्स अटैच्ड टू पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम। ये किसी पर्टिकुलर रॉक से, किसी पर्टिकुलर जगह से चिपके हुए होते हैं। ये मूवमेंट इनमें पॉसिबल नहीं हो सकता, इसको सेसाइल कहते हैं। नोट करेंगे, स्पॉन्जेस आर सेसाइल एनिमल्स, फुल स्टॉप। They are found only in warm water. They are found only in warm water. सर तो ये भी विंड की तरह, मतलब एक किसकी जगह तरह? से दूसरी जगह जाएंगे कैसे कैसे, समझा नहीं। सर, विद द हेल्प ऑफ विंड या फिर वाटर, ऐसी चीजों की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल, ये वाटर करंट से ही, अगर ये डिटैच हो जाए तो वाटर करंट से ही जा सकते हैं, बाकी ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना। और एक जगह जहाँ चिपक जाते हैं, फिर ये चिपक ही रहते हैं वहीं पे, हमेशा वहीं पे चिपके रहते हैं, है ना। तो ये कहीं उस जगह वहां से मूव नहीं कर सकते, चिपक जाते हैं, रॉक में चिपक जाते हैं और परमानेंटली चिपके रहते हैं वहीं पे। ठीक है, इसी सबस्ट्रेटम में। Sponges, they are found in warm water, and they are found only in warm water. They do not survive in colder water. They do not survive in colder water. They have inlet pore ostia. They have inlet pore ostia and an exhaust pore called osculum, and an exhaust pore called osculum. Exhaust pore called osculum. Full stop. They are mostly asymmetrical. They are mostly asymmetrical, but some are radially symmetrical. But some are radially symmetrical. Next point. They are diploblastic animal. They are diploblastic animal. Full stop. Next point. They have cellular level of organization. They have cellular level of organization. Next point. The inner layer is made up of
inner layer is made up of coinocyte cells. मैं आपको दिखा दूं. Inner layer is made up of coinocyte cells which are also called inner layer. ये वाली coinocyte cells. Inner layer is made up of coinocyte cells which are also called collar cells. Which are also called collar cells. Full stop. They perform food intake. They perform food intake for sponges. Next point. So they form food intake. Process for sponges. They perform food intake process for sponges. अब ये जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो मिला करके जो पूरा सिस्टम बनाता है पाइप की तरह, इसको वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं. नोट करेंगे. They have water canal system. They have water canal system. They have water canal system which is made up of ostia and osculum. Which is made up of ostia and osculum. Full stop. Next point. The central body cavity is called spongiocele or paragastric cavity. The central body cavity is called spongiocele or paragastric cavity. It brings food and oxygen. It brings food and oxygen and take away CO2 and excretory matter. Next point. Sponges may contain spicules. Sponges may contain spicules which are defensive in function. Next point. डाइजेशन इज, अब सेल के अंदर ही होता है. डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है. देखो सेल इनटेक करती है फिर फूड डाइजेस्ट हो रहा है. डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. रेस्पिरेशन. Do they have? जी. Radial, sorry sir, spherical symmetry. हाँ, स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है, बिल्कुल. स्फेरिकल सिमेट्री स्पॉन्जेस में ही पाई जाती है. इनके गैम्यूल्स में स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है. गैम्यूल्स में भी स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना. नोट कर लीजिए. हाँ, रेस्पिरेशन takes place through respiration takes place through diffusion
नेक्स्ट पॉइंट, excretion also occur through diffusion. Next point, reproduction is asexual through budding, छोटी छोटी बड निकल आती हैं, asexual through budding, comma, sexual and sometime it takes place through गैम्यूल। ये वेजिटेटिव बॉडीज होती हैं और ओल्ड स्पॉन्ज के मर जाने के बाद ये स्प्रेड हो जाती हैं और इनसे नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता है। समटाइम इट टेक्स प्लेस थ्रू गैम्यूल्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्जेस आर hermaphrodite। क्या मतलब हुआ? The sexes are separate. बाइसेक्सुअल। Oh, sorry. एक ही बॉडी में अलग अलग सेक्स पाए जाएंगे, इन बॉडी एक ही होगी। Okay, sorry. तो प्लांट में हम लोग बाइसेक्सुअल कह देते हैं, यहाँ पे भी कह सकते हैं, बट hermaphrodite इज एग्जैक्ट टर्म फॉर एनिमल्स। मतलब वही होता है बाइसेक्सुअल। Sexes are, sponges are hermaphrodite and fertilization is internal. Fertilization is internal. और देखो, अब एक दो कुछ एग्जांपल आपको लिखा देता हूं। वेट, ये एक्सेप्शन है, पूछे जाते हैं। एक स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, नोट करो। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दैट इज एक्सेप्शन, क्योंकि स्पॉन्ज मरीन होते हैं। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। नेक्स्ट, एक और है, स्पॉन्जिला हो गया आपका, और यूप्लेक्टेला, ये भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूप्लेक्टेला, it is called Venus flower basket. It is called Venus flower basket. इसको जापान वगैरह में लोग ऑर्नामेंट में यूज करते हैं, गिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। यूप्लेक्टेला is called Venus flower basket. Euspongia is called bathing sponge. Bathing sponge, नहाने के लिए लोग यूज करते हैं, bathing sponge, ठीक है। इसमें परफेक्टली रेडियल सिमेट्री पाई जाती, नहीं सॉरी, स्फेरिकल सिमेट्री, नॉट रेडियल, स्फेरिकल सिमेट्री इसमें पाई जाती है परफेक्टली। स्फेरिकल इसमें भी पाई जाती है, स्फेरिकल सिमेट्री। और स्पॉन्जिला लिखा दिया। हाँ, एक और लिखो, एक और स्पॉन्ज होता है चैलिना। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। ये दो, यूप्लेक्टेला और चैलिना, CHALINA, चैलिना। चैलिना भी एक स्पॉन्ज है, इसको बोला जाता है डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स फिंगर स्पॉन्ज, है ना, चैलिना को। और इसी को मरमेड ग्लोव्स भी बोला जाता है, मरमेड ग्लोव्स, है ना, इनको मरमेड ग्लोव्स भी बोला जाता है। स्पॉन्जिला नोट कर लो,
स्पॉन्जिला एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये एसिमेट्रिकल, और दूसरा ये रेडियल, ये सॉरी नहीं, स्फेरिकल, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है? कुछ स्पीसीज में बायलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है। स्पॉन्जिला बहुत तरह के शेप का होता है, ट्यूस्पॉन्जिया स्फेरिकल ही होता है हमेशा, इसीलिए स्पॉन्जेस में सिमेट्री फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया, अगर आपसे पूछे कि कोई स्पॉन्जेस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे एसिमेट्रिकल, लेकिन अब आप उसमें ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि स्फेरिकली क्यों होता है, स्फेरिकल, ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आर नेवर फॉलोड, ठीक है। नॉर्मली आप ये कहते हैं कि ह्यूमंस हैव बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन हम बायलेटरल नहीं होते हैं, हमारी एक आंख दूसरी आंख के बराबर नहीं होती है, हमारा इधर वाला फेस उधर वाले फेस से मैच नहीं खाता, ठीक है, नॉट, वी आर नॉट परफेक्टली, बट अगर नॉर्मली अगर कोई पूछे सो वी कैन से ह्यूमंस आर हैव बायलेटरल, ठीक है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वाला फाइलम करेंगे, ये फाइलम हमारा कंप्लीट है। क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट और बचा? एनी डाउट? नो सर। ओ सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। नए वाले Thank you, बच्चों को sir. समझ में आया? कौन था? हाँ, अलविया, जी सर। जी सर। सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ नाम ना? जी जी। अलविया, ठीक है, ओके। तो फिर भी जाना घर में पढ़ना, अगर कोई डाउट हो, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा। हिबा, क्लियर है सब? यस सर। आयुषी, ऑल क्लियर? Yes sir. ठीक है, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।